तो इस वीडियो में हम लोग गेट फिजिक्स के 2015 में जितने भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉइंट चार्ज is placed between two semi-infinite conducting plates which are inclined at an angle of 30 degree with respect to each other. The number of image charge is, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इमेज चार्ज। ये देखिए, ये आपका जो है मेथड ऑफ इमेजेस का प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए द नंबर ऑफ इमेज चार्ज इज इक्वल टू n इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा माइनस 1। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे जो हमारा थीटा गिवन है n इज इक्वल टू 360 माइनस 30 माइनस 1, देखिए ये कितना हो गया, दिस इज 6 1 2। ठीक है, दिस इज 12 से जाएगा, उसके बाद n इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये मैंने आपको मेथड ऑफ इमेजेस वाले वीडियो में बता दिया है, जो कि इस चैनल पे अपलोडेड है टारगेट फिजिक्स एग्जाम्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देखिएगा, मेथड ऑफ इमेजेस का सेकंड पार्ट वाला वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ इमेज चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ इमेज चार्ज इज इक्वल टू 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। So, a beam of X-ray of intensity I naught is incident normally on a metal sheet of thickness 2 mm. ठीक है, the intensity of transmitted beam is 0.025 I naught. The linear absorption coefficient of the metal sheet. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, linear absorption coefficient। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये beam of X-ray is incident on a metal sheet। तो मान लेते हैं कि ये हमारा मेटल शीट है जिसका कि थिकनेस आपको गिवन है 2 मिलीमीटर। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड बीम, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो इंटेंसिटी है ये जा रहा है यहाँ पे और ये है आई नॉट। ठीक है, इंसिडेंट है, यहाँ पे इंटेंसिटी आई नॉट है और ये जो बाहर ट्रांसमिट हो रहा है ये है आपका गिवन 0.025 आई नॉट। ठीक है, ये आपको गिवन है। इफ अल्फा इज द लीनियर absorption coefficient of the metal sheet, then transmitted intensity is इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा क्या है, देखिए मैं सारा क्वांटिटी यहाँ पे लिख देती हूँ, वेयर I इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव थ्रू थिकनेस L। ठीक है, तो ये थिकनेस L है। यहाँ पे I नॉट क्या है, ये है हमारा ओरिजिनल, दिस इज ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ बीम कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, ऑफ एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है वो इसका लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। देखिए अब यहाँ पे हम सारा वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू एल। ठीक है, ये क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ पे देखिए L भी हमें गिवन है 2, तो यहाँ पे हम इसको पहले इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा इंटू एल। यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं दोनों बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो गया लॉग
I upon I naught is equal to log of एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा इंटू एल। ये कितना हो गया, लॉग ऑफ, यहाँ पे वैल्यू पुट करते देखिए, यहाँ पे ये गिवन है हमें 0.025 आई नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 0.025 आई नॉट अपॉन आई नॉट, ये हो गया, ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू एल, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, सो लॉग 0.025 का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू एल, तो इसका वैल्यू यहाँ पे कितना होगा देखिए, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा -3.6888 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, यहाँ पे एल का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आ गया 2 अल्फा, सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा वैल्यू क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू निकालना है हमें, सो अल्फा इज इक्वल टू 3.6888 अपॉन 2, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1.8444 मिलीमीटर इनवर्स। तो ये अल्फा का वैल्यू अब हम देखिए मीटर में कैसे लिखेंगे, ये मीटर इनवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे 1844.4 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस पूछा है और मीटर इनवर्स में, तो ये कितना हो जाएगा 1844.4, दिस इज 1844.4, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So the space between two plates of capacitor carrying charges plus Q and minus Q is filled with two different dielectric materials as shown in the figure. Across the interface of the two dielectric materials, ये वाला interface, ठीक है, as shown in the figure, across the interface of the two dielectric materials, which one of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो हमें चेक करनी है। देखिए यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम गिवन है और ये हमारा कैपेसिटर है जिसपे कि चार्ज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू है। तो यहाँ पे जब भी कोई इंटरफेस की बात होती है, दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स गिवन होता है, तो वहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशन को यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है बाउंड्री कंडीशंस, दिस इज बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस एक हो जाता है हमारा टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन, जिसमें कि E1t इज इक्वल टू E2t, यानी कि वन मीडियम में, फर्स्ट मीडियम में टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द सेकेंड मीडियम ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये होता है हमारा टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशन। उसके बाद फिर नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन देखिए, नॉर्मल बाउंड्री कंडीशंस इज इक्वल टू D1n माइनस D2n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मल बाउंड्री कंडीशन। तो अब हम इस दोनों को अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि हमारा कौन सा वैल्यूज आ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला अप्लाई करेंगे, देखिए अप्लाइंग टेंजेंशियल बाउंड्री कंडीशंस, इसमें क्या होगा E1t इज इक्वल टू E2t। तो फर्स्ट मीडियम के लिए एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, इससे डिवाइड करिए फिर मल्टीप्लाई करिए इसको, तो कितना आएगा E1t इज इक्वल टू, सेकेंड मीडियम के लिए क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 2 E2t, ठीक है। इसको देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज D1t अपॉन एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2t अपॉन एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा D1t अपॉन D2t इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो ये हमें गिवन नहीं है कि ये जो है वो 1 के इक्वल है, तो कंटिन्यूअस हो जाता है ये, तो यहाँ पे D1t इज नॉट इक्वल टू D2t, ठीक है। तो ये जो है हमारा D ये डिसकंटिन्यूअस है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है और ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा, चलिए देखेंगे फिर। D इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। अब देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस इंटरफेस पे। तो फाइंड करते हैं, दूसरा बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखिए दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, अप्लाइंग
बाउंड्री कंडीशंस किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए D1n इज इक्वल टू D2n। यहाँ पे सिग्मा एफ जो है वो हमारा जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो जीरो हो जाएगा, कैपेसिटर के बीच का बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, D1n इज इक्वल टू D2n हो गया। अब यहाँ पे हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 इंटू E1n इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इंटू E2n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए E1n अपॉन E2n इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन 1। यहाँ पे भी ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, देयरफॉर E1n इज नॉट इक्वल टू E2n, देयरफॉर electric field is also discontinuous, ये discontinuous है across the interface, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो गया, देखिए डी ऑप्शन जो है ये मैच हो जाएगा, ई एंड डी बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 फोर्सेस आर गिवन बिलो इन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमें इसमें कह रहा है कि कौन सा कंजर्व्ड होगा और कौन सा कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। तो कंजर्व देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए कर्ल ऑफ एनी फोर्स, अगर कर्ल ऑफ एनी फोर्स जीरो आ रहा है तो वो कंजर्व होगा, बाकी हमारा अगर जीरो नहीं आ रहा है तो कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। देखिए एक एक करके हम फाइंड करते हैं अब सबके लिए। फर्स्ट जो है वो हमारा F1 इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, तो इसका वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, F1 कर्ल ऑफ F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है, आर है यहाँ पे, तो इसका कर्ल हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे लिखेंगे आर कैप, थीटा यहाँ पे ये हो जाएगा आर थीटा कैप, और ये हो गया आर साइन थीटा फाई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल फाई, ठीक है। यहाँ पे आर कैप के डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा के ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया आर कैप डायरेक्शन में, और थीटा में जीरो है, फाई में भी जीरो है, ठीक है। इसका वैल्यू अब देखिए कितना मिलेगा, पहले आर कैप रखेंगे तो इसके बीच का मल्टीप्लीकेशन होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आर थीटा कैप रखेंगे तो इसके और इसके बीच का होगा, देखिए ये फाई है और यहाँ पे आर है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन जो है वो जीरो हो जाएगा। फिर आर साइन थीटा फाई कैप के डायरेक्शन में देखेंगे तो ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा, तो इसका वैल्यू जो है जीरो आ जाएगा, तो ये हमारा कंजर्व है, ठीक है, दिस वन इज कंजर्व। अब दूसरा वाला देखते हैं, देखिए सेकेंड में है हमारा F इज इक्वल टू के एक्स क्यूब वाई कैप माइनस वाई क्यूब जेड कैप, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये कंजर्व है कि नहीं, तो यहाँ पे हम देखिए इसका कर्ल करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा, दिस इज आई कैप, एक्स कैप भी ले सकते हैं, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, ठीक है। वाई कैप डायरेक्शन में है और हमारा जेड कैप डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे ये एक्स जीरो हो गया और ये आ गया के एक्स क्यूब, और ये तो दिस विल बी के वाई क्यूब, ठीक है। अब इसका देखिए वैल्यू फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा -3 वाई स्क्वायर इंटू के, फिर इसके रेस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया आपका एक्स कैप डायरेक्शन में, दिस इज माइनस वाई कैप में, देखिए ये आ गया एक्स का तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो आ गया, प्लस जेड कैप डायरेक्शन में देखिए ये हो जाएगा 3 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 के एक्स स्क्वायर आ गया और ये वाला जीरो आ गया। तो आप देखिए ये वाला जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह फिर आप थर्ड नंबर देखिएगा, फिर फोर्थ नंबर देखिएगा तो आपको मिलेगा कि ये जो थर्ड नंबर है ये भी जीरो आएगा,
ठीक है, और 4 नंबर जो है वो 0 आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये कंजर्व हो जाएगा और ये भी कंजर्व नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? 1 एंड 3 आर कंजर्वेटिव, ठीक है, 1 और 3 जो है वो कंजर्वेटिव है, बट 2 एंड 4 आर नॉट, 2 एंड 4 आर नॉट कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है ए चार्ज माइनस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए स्फीयर with a positive charge q at its center. In 1, also in 2, a charge minus q is distributed uniformly over an ellipsoid with a positive charge q at its center. With respect to the origin of the coordinate system, which of the following statement is correct? तो origin के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए ये हमारा जो गिवन है इसमें चार्ज माइनस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए स्फीयर, देखिए ये आ गया माइनस क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा, ठीक है, विथ ए पॉजिटिव चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। तो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है क्यू जो है वो सेंटर पे है। उसके बाद फिर सेकंड में क्या कह रहा है, माइनस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर एलिप्सॉइड, माइनस क्यू पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर, प्लस क्यू जो है सेंटर पे है। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन में कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा, डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, यूट्यूब वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, ठीक है, उस पर आप जाके देख लीजिए, ट्रिक्स टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट। उसमें मैंने बताया है कि अगर हमारा टोटल चार्ज अगर 0 आता है, ठीक है, टोटल चार्ज अगर 0 आएगा तो डाइपोल मोमेंट ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज इन 1 तो माइनस क्यू प्लस क्यू 0 आ गया, उसके बाद टोटल चार्ज इन 2 माइनस क्यू प्लस क्यू यू भी 0 आ गया, ठीक है। इफ टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 देन डाइपोल मोमेंट p इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑरिजिन। तो यहाँ पे जो विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन बोल रहा था तो इस ऑरिजिन पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है डाइपोल मोमेंट हमारा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये हमारा स्फेरिकल सिमेट्री है, ये हमारा इलिप्टिकल सिमेट्री है, देखिए उसके बाद अगर कुछ ऐसा गिवन होगा तो ये हमारा सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। तो यहाँ पे बस ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी सिमेट्रिकल चीजें होती है उसमें हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। सो हियर इट इज सिमेट्रिकल स्फीयर एंड एलिप्सॉइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे गिवन भी है आपको कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। So the charge distribution in 1 and 2 both symmetrical about origin. तो origin के about जो है ये charges जो है वो symmetrical हो गए। Hence the dipole moment P for symmetric charge distribution is 0. तो dipole moment जो symmetric charge के लिए होता है वो हमेशा ही 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या है, the dipole moment is 0 in both 1 and 2. तो इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा और इसके लिए भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से आप इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज एम्बेडेड इन ए कंडक्टिंग मीडियम एंड इज इंसुलेटेड फ्रॉम द मीडियम। इफ द करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट, the induced current in the medium as a function of radial distance r from the axis of the solenoid is proportional to। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, induced current in the medium as a function of radial distance। तो हमें यहाँ पे j किस पे डिपेंड कर रहा है, इनसाइड द सोलेनॉइड और आउटसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे सोलेनॉइड का पहले हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड की बात की गई है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो लॉन्ग सोलेनॉइड में क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर होता है सोलेनॉइड का, जिसमें कि अगर लॉन्ग सोलेनॉइड की बात की गई है तो बाहर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 हो जाता है, क्योंकि ये घूम के आता नहीं है, लॉन्ग सोलेनॉइड की बात होती है तो, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे वाइंडिंग्स होगा और आपका ऐसे करके करंट जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो B इनसाइड कितना हो जाएगा, B इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट एन आई, ठीक है। उसके बाद फिर B आउटसाइड
यहाँ पे 0 होता है। लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे हम फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन। यहाँ पे हमें बोला गया है कांस्टेंट रेट पे करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट। तो यहाँ पे हम मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ पे बोथ साइड हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ds। देखिए ये हो जाएगा कर्ल E डॉट ds इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया टू बी अपॉन टू टी ds। ठीक है, इसके बदले अब हम क्या लिख सकते हैं, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू E डॉट dl। ये ds जो है वो लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। इसका वैल्यू अब हम देखिए b का वैल्यू लिखते हैं, दिस इज माइनस म्यू नॉट n, और ये जो है i इसके साथ चला जाएगा तो ये हो गया डेल i अपॉन डेल t। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आ गया, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, और ये है ds। तो अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ताकि हम यहाँ पे ये निकाल सके जो हमें पूछा गया है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट निकालनी है। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे इसको। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो अंदर का पॉइंट हम कोई ले रहे हैं, वहां पे देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए अंदर का पॉइंट कैसे होगा, ये अगर हमारा सोलेनॉइड है और यहाँ पे एक हम एम्पियर लूप ले लेंगे और यहाँ पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसका रेडियस हो गया छोटा वाला r और इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, सोलेनॉइड का रेडियस। तो हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना की इक्वल हो जाएगा, ये E डॉट dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू दिस इज माइनस म्यू नॉट n, और ये डबल इंटीग्रेशन डी आई अपॉन डी टी डॉट ds। ds किस में लेंगे, देखिए इसका जो सरफेस होगा वो लेंगे और dl लेंगे इसका हम सर्कमफ्रेंस। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज E इंटू टू पाई r। ठीक है, इसका हो गया सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट n पाई, और ये हो गया r। ठीक है, तो इसका हो जाएगा r स्क्वायर, और ये आ गया डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर E इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट n पाई, और ये हो गया डी आई अपॉन डी टी। ये r जो है यहाँ बच गया, सो ये हो गया r। ठीक है, अपॉन 2 पाई। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे E जो है इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इसी से हम यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट डेंसिटी लिख पाएंगे। देखिए देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट डेंसिटी दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। ठीक है, ये होता है इंड्यूस्ड करंट डेंसिटी। देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E का वैल्यू क्या हो जाएगा, R के प्रोपोर्शनल, तो J का वैल्यू भी यहाँ पे J इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इनसाइड। अब देखिए आउटसाइड हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, तो दिस इज यहाँ पे हो गया फॉर इनसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। अब यहाँ लेंगे फॉर आउटसाइड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, बाहर के पॉइंट के लिए हम कैसे लेंगे, देखिए ये हमारा हो गया सोलेनॉइड, बाहर का पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, इसका रेडियस है दिस इज कैपिटल R। अब हम यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं और ये है स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यही वाला अप्लाई करेंगे, ये वाला जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज E डॉट dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस म्यू नॉट, ये हो गया माइनस म्यू नॉट n डी आई अपॉन डी टी, और ये इंटीग्रेशन आ गया ds। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, E डॉट dl का वैल्यू कितना हो जाएगा, dl का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका 2 इंटू पाई r। ठीक है, ये आ गया
टू पाई आर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट, और ये है एन डी आई अपॉन डी टी। और यहाँ पे ds का वैल्यू आप ध्यान दीजिए हम कैसे लेंगे, ये पूरा हम सरफेस नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे सिर्फ यहीं पे हमारा इंड्यूस्ड करंट डेंसिटी है, इसी एरिया में सिर्फ हमारा इंड्यूस्ड करंट डेंसिटी है, ठीक है, इस ऊपर वाले एरिया में नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, सरफेस जो हम लेंगे वो होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सरफेस लेंगे, ये वाला सरफेस हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस करंट नहीं है, ठीक है। देयरफॉर ये कितना हो गया, दिस इज E इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एंड डी आई अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर अपॉन दिस इज 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। अब यहाँ पे हम इंड्यूस करंट डेंसिटी फाइंड करते हैं, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट डेंसिटी, इंड्यूस्ड करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E इज इक्वल टू, J का वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, ठीक है। तो ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये डी ऑप्शन जो है, R इनसाइड द सोलिनॉइड एंड 1 अपॉन R आउटसाइड द सोलिनॉइड, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो a plane wave, this one, after passing through an optical element emerges as this one, where k and omega are the wave vector and the angular frequency respectively. The optical element is कौन सा होगा, क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट, पोलराइजर, फैराडेज रोटेटर, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ E इनिशियल, दिस इज E इनिशियल इज इक्वल टू, ये हो गया E नॉट एक्सपोनेंशियल आई के जेड माइनस ओमेगा टी, और ये हो गया एक्स कैप प्लस आयोटा वाई कैप, ठीक है, इस टाइप से हो गया। अब E फाइनल कितना आया, देखिए दिस इज E फाइनल इज इक्वल टू E नॉट एक्सपोनेंशियल, ये आ गया आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, एंड दिस इज एक्स कैप माइनस आयोटा वाई कैप। अब इसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे, देखिए ये वाला अगर हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E इनिशियल, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया E नॉट, यहाँ पे एक्स कैप, पहले इसको लिख देते हैं आई टू द पावर के जेड माइनस ओमेगा टी, दिस इज एक्स कैप, ठीक है, एक्स कैप। उसके बाद फिर यहाँ पे E नॉट क्या हो जाएगा, प्लस ये हो गया E नॉट आयोटा वाई कैप E टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे हम फेज कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे y के आगे जो है आयोटा गिवन है, ठीक है, ये वाला, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे। देखिए ये हो जाएगा, अगर E नॉट यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया एक्स कैप E टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस ये आ गया वाई कैप E टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू आई। अब ये आई का वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर E टू द पावर आई पाई बाई टू है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई बाई टू माइनस प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 0 प्लस 1, और ये आ गया आयोटा, देयरफॉर इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं E टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू आयोटा। तो इस आयोटा की जगह पे इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर E इनिशियल इज इक्वल टू, ये सारा क्वांटिटी E नॉट एक्स कैप E टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, एंड दिस इज प्लस वाई कैप, और ये आ गया आपका E टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसके आई के बदले हम यहाँ पे लिख देंगे E टू द पावर आयोटा पाई बाई टू। अब इसको अंदर लेके जाते हैं, देखिए क्या आ गया, E इनिशियल इज इक्वल टू, ये आ गया E नॉट एक्स कैप E टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, प्लस दिस इज वाई कैप, और इसको अंदर ले गए तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा E टू द पावर आयोटा
के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो ये फेज हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ई इनिशियल का। उसी तरह फिर आप ई फाइनल फाइंड करिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ई फाइनल इज इक्वल टू, ई फाइनल यहाँ पे हमारा माइनस आयोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जो माइनस आयोटा मिलेगा? देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज ई टू द पावर आई 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये आएगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा 0 और ये आएगा -1, तो -1 इंटू वाई इज इक्वल टू -i। इसी तरह आप ई फाइनल लिख सकेंगे। देखिए ई फाइनल मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब ई फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स कैप माइनस आयोटा, अलग अलग कर देते हैं इसको, एक्स कैप, दिस इज एक्स कैप ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और ये हो गया माइनस, माइनस तो उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस वाई कैप ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2। ये आ गया, ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल में फेज डिफरेंस हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए, सो फेज यहाँ पे कितना हो गया, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा तो 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 2, दिस इज ऑल्सो 2 पाई, कैंसिल हो गया। तो कितना का फेज आ गया यहाँ पे? देखिए पाई का फेज आ गया। तो व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्वार्टर प्लेट, ठीक है, क्वार्टर प्लेट होता है। दिस इज क्वार्टर प्लेट व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई देन हाफ प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाई का वैल्यू हमें पाई मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, दिस इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। So a monochromatic plane wave of wavelength this much is incident normally on a diffraction grating, giving rise to a plane wave in the first order of diffraction. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव है जो कि ग्रेटिंग के बाद ये वाला वेव निकल के आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन में, ठीक है। इफ हियर E1 इज लेस देन E0 एंड K1 इज इक्वल टू गिवन, ठीक है, द पीरियड ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज, तो यहाँ पे हमें पीरियड निकालना है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। देखिए अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो अगर ये हमारा प्लेन वेव है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा ग्रेटिंग होता है। देखिए दिस इज ग्रेटिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे प्लेन वेव आएगा तो कुछ इस तरह से हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आ रहा है इससे, तो यहाँ पे टकराने के बाद कुछ एंगल पे चला गया, तो ये जो वेव है वो ये वाला है और ये वाला इंसिडेंट वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ थीटा एंगल बनेगा इस एक्सिस के साथ, दिस इज थीटा एंगल, तो इसको हम ग्रेटिंग बोलते हैं। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे देखिए पहले हम लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा ग्रेटिंग जिसमें कि इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव कुछ इस तरह से जाएगा। सो द यहाँ पे मैं क्या पूछा, सो द condition for nth, this is nth order ठीक है, nth order maxima is d sin theta is equal to n lambda। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n is equal to 1 for the first order maxima, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, d sin theta is equal to lambda, ये आ गया वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे d फाइंड करनी है, therefore d is equal to, this is sin theta, sorry, this is lambda upon sin theta,
तो ये वैल्यू में अब हमें साइन थीटा फाइंड करना है। देखिए अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पे अगर इस टाइप से ग्रेटिंग है आपका, देखिए ये अगर आपका ग्रेटिंग है और यहाँ से आपका वेव जा रहा है तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। ये अगर स्ट्रेट लाइन से मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट वन, ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं इसको, दिस इज नॉट हियर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट हो गया, उसके बाद फिर जो डिफ्रैक्ट होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ जाएगा और ये थीटा एंगल यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो ये जो कमिंग वेव है इसका देखिए वेव वेक्टर क्या गिवन है, के, तो ये हो गया के वेक्टर इज इक्वल टू जेड कैप डायरेक्शन, ये जेड में आ गया, ठीक है, और ये एक्स है, तो यहाँ पे इसका जो होगा ये होगा के वन वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे के वन वेक्टर गिवन है आपको, दिस इज, तो यहाँ पे के वन वेक्टर यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका के वन वेक्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड क्या करनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कि ये जो हमारा वेव वेक्टर है वो क्या होगा। तो देखिए we have k vector is equal to magnitude of k into this is 1 upon 2 x cap plus root 3 upon 2 z cap, ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखिए तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, पहले हम मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। अगर k कैप हम निकालना चाहते हैं तो k कैप होता है k वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ k, तो ये k मैग्नीट्यूड हम निकालना चाहेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 प्लस दिस इज 3/4 और ये आ जाएगा 4/4, देयरफॉर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब के मैग्नीट्यूड जो है ये आ गया, अब हम के वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, के वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एक्स कैप प्लस रूट 3 अपॉन 2 जेड कैप, ये आ गया हमारा के वेक्टर यहाँ पे। तो ये वाला जो पार्ट है देखिए ये जो है ये है हमारा डिफ्रैक्टेड और ये है हमारा इंसिडेंट, ठीक है, ये है इंसिडेंट। तो अब हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ये थीटा एंगल हो गया यहाँ पे, देखिए अब हम इसका लेंगे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे कैसे, देखिए इस तरह से लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस काफी है, तो ये हो जाएगा टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका और इसका मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, तो ये हो गया के वन वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ के वन साइन थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गया, हमें साइन थीटा का ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये देखिए जेड कैप डायरेक्शन में हो गया क्रॉस के वन कितना आ गया, दिस इज के वन, ओके मैं देख लेती हूँ एक बार, ओके सो दिस इज के वन का वैल्यू है, सो ये इसको लिख देते हैं 1/2 एक्स कैप प्लस रूट 3/2 जेड कैप, और ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए ये तो 1 हो गया, जेड कैप यहाँ पे मैग्नीट्यूड में 1 है तो ये 1 हो गया, और इसका कितना निकाला था हमने, इसका भी 1 था, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, देखिए ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 वाई कैप, ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा हमें यहाँ पे अब मिल गया। अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे थे, यहाँ पे डी का वैल्यू, सो यहीं पे पुट कर देते हैं, देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, देयरफॉर डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन 30 डिग्री, देयरफॉर डी इज इक्वल टू लैम्डा हमें गिवन है, देखिए 600 नैनोमीटर, और साइन 30 डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 पॉइंट में ले लेते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पुट कर दिए वैल्यू, तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अगर कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 1.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर में हमें बोला गया है। तो पीरियड ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज
1 पॉइंट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस देयरफॉर 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2015 के जितने भी क्वेश्चंस थे यहाँ पे अच्छे से डिस्कस हो गए। ठीक है, बहुत ही अच्छे और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नोटबुक में जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है।